हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं CRUD यूजिंग PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज करके PHP में CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। इससे पहले जो है मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की काफी वीडियोस बनाई है टॉपिक्स पे, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर आप नए हैं, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं आपसे यही कहूँगा पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर्स के जो बेसिक्स हैं वो क्या है, पहले उसे पढ़ें आप, फिर आप इस वीडियो को देखें। अगर आपने वो सारी चीज़ें कर रखी तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखो, इस वीडियो में जो है हम क्या क्या यूज करेंगे, मैं उसकी लिस्ट लिख देता हूँ। हम यूज करेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इनहेरिटेंस यूज करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे और एरे का यूज करेंगे, फंक्शन, पॉलिसी। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका हम यूज करेंगे इस वीडियो में। तो आपको ये सारी चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। बाकी इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं वन बाय वन, लेकिन फिर भी अगर आप पहले से जानते हैं तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर फाइल बना रखी है। सबसे पहले हम डेटाबेस ओपन कर लेते हैं जो यूज करेंगे, और साथ ही साथ में फाइल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने बना रखी है, लेकिन मैं आपको शुरू से बनाकर दिखाऊंगा। तो डेटाबेस है मेरा ऊप के नाम से, तो डेटाबेस देख लेते हैं। डेटाबेस अपना ओपन कर लेते हैं। ये हमारा डेटाबेस आ गया ऊप के नाम से। यही है इसमें हमारा फॉर्म। ठीक है, तो इस डेटाबेस में काम करना है, इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ टेबल को। इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। तो ये हमारा डेटाबेस हो गया। डेटाबेस आप ऐसे न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पहले से अपना डेटाबेस है तो आप इसमें भी सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने कोड पर। मैं आपको शुरू से बनाकर दिखाता हूँ। मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, CRUD यूजिंग, ठीक है। CRUD यूजिंग फोल्डर क्रिएट कर दिया। इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इंक्लूड्स। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे कनेक्शन फाइल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में PHP में कनेक्शन कैसे बनाते हैं उसका लिखने का क्या तरीका होता है। तो ये फाइल ले लेते हैं। क्लास, हमारी क्लास जैसे हम लोग ऑलरेडी बना रखी है, PHP क्लास db कनेक्ट, db कनेक्ट के नाम से मैंने क्लास बना दी। सेव कर लेता हूँ। मैं उसी नाम से सेव कर लेता हूँ जिस नाम से मैंने क्लास बनाई। एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जिस नाम से आप क्लास बना रहे हैं उसी नाम से आप अपनी फाइल को सेव करें, और यही रूल अपने जितने भी PHP के फ्रेमवर्क है सब पे अप्लाई होता है, चाहे फिर वो कोऑर्डिनेटर हो या लारावेल हो। तो ये हमने सेव कर लिया। अब इसके अंदर मैंने लिखा, अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ। तो कोड में यहीं से लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। सीधा कॉपी कर लिया। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ वेरिएबल्स हमने क्रिएट करे।
जो हम कनेक्शन बनाने के लिए चाहिए। सबसे पहले हमारा यूजर नेम, रूट, उसके बाद हमारा लोकल होस्ट, फिर पासवर्ड और डेटाबेस। देखो इससे पहले मैंने प्राइवेट क्यों लगाया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक्सेस स्पेसिफायर में 3 स्पेसिफायर आपके पास होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है कि वो वेरिएबल और फंक्शन हर जगह एक्सेसिबल है, मतलब इस क्लास में भी आप उसको यूज कर सकते हो और दूसरी क्लास में भी आप उसको यूज कर सकते हो। ये होता है पब्लिक, जो कि हर फाइल में एक्सेसिबल है। प्राइवेट, प्राइवेट अगर आप किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन को बनाते हो, वो चीज सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल है, उस क्लास से बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये होता है प्राइवेट। थर्ड नंबर है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि आप इस क्लास में एक्सेस कर सकते हो जहां पे वो आपने डिफाइन करा है, और चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको इसकी डिटेल में जाना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब आ जाते हैं अपने डिस्प्ले। देखो मैंने यहाँ पे प्राइवेट इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल मेरे इस क्लास से बाहर यूज नहीं होंगे, क्योंकि इन वेरिएबल की जरूरत मेरे को कनेक्शन बनाने के लिए, इसीलिए मैंने इसको प्राइवेट बनाया, थोड़ा सा सिक्योर कर दिया। तो मेरे ये वेरिएबल और कहीं एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद मैंने एक वेरिएबल बना दिया प्रोटेक्टेड कनेक्शन। इस वेरिएबल को मैंने प्रोटेक्टेड इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को इस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जहां पे मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा। जब भी मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा मेरे को इस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसे बनाया प्रोटेक्टेड। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कंसेप्ट है उनको प्रैक्टिकली अच्छे से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो टॉपिक्स हैं ये काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स, इसलिए मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की कि आपको एक चीज समझ में आए। तो प्रोटेक्टेड मैंने किस लिए बनाया, प्रोटेक्टेड मैंने इसलिए बनाया ताकि आप इस वेरिएबल को जब क्वेरी एग्जीक्यूट करो तो वहां पे एक्सेस कर सको। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद है हमारा कि भाई कनेक्शन कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि ऑब्जेक्ट बनाते के साथ ही कॉल हो जाता है, उसको हमें मैन्युअली कॉल नहीं कराना पड़ता। अब देखो यहाँ लिखा क्या है, ये हमने फंक्शन बना लिया डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, क्लियर है कि डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट क्या होता है। अब देखो बिगिनर्स जो है ना इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डॉलर दिस कब लगाएं, डॉलर दिस एरो कब ना लगाएं, क्योंकि जब आप क्लास देखो ना, क्लास में कई जगह डॉलर दिस लगा होता है, कई जगह नहीं लगा होता वेरिएबल्स। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जो वेरिएबल क्लास के अंदर आपने डिक्लेयर किया है उसको एक्सेस करने के लिए आपको डॉलर दिस लगाना ही पड़ेगा, और जो वेरिएबल एज ए फंक्शन आर्गुमेंट आता है आपके पास उसमें आपको डॉलर दिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है मेरा कनेक्शन, ये क्लास वेरिएबल है, इसलिए मैंने इसे डॉलर दिस लगाया। डॉलर दिस जो है इसको रिप्रेजेंट करता है इस क्लास को, ये इस क्लास का कनेक्शन वेरिएबल है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू MySQLi, और फिर मैंने यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन पास करनी थी कनेक्शन की वो इंफॉर्मेशन पास कर। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन का, कि हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फाइल की तरफ जहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट करने के लिए हम फंक्शन बनाएंगे। देखो ये वीडियो थोड़ी एडवांस होने वाली है, मैं नॉर्मल आपको इंसर्ट क्वेरी लिख के नहीं दिखाने वाला, ये नॉर्मल करंट नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको इसमें एडवांस करंट पढ़ा रहा हूँ कि फंक्शन बनाकर हम कैसे अपने कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं। अगर आपको इसको और अच्छे समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है एडवांस्ड करंट ऑपरेशन यूजिंग फंक्शन,
अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखते हैं तब आपको ये वीडियो और ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट उसी के हैं, फंक्शंस जो भी मैं बनाऊंगा उसी के फंक्शन है। बस यहाँ पे मैंने क्या करा, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में लिख दिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से कैसे लिखा जाए। तो ये हमारा हो गया डीबी कनेक्ट। अब चलते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल बना ली, मैंने लिखा क्लास क्रड, ठीक है, क्रड नाम से मैंने क्लास बना ली। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, crud.php, इसको मैंने सेव कर दी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करा db connect.php, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड्स कर रहा हूँ। एक्सटेंड्स मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस क्लास के वेरिएबल की, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंड्स कर लिया। अब सबसे पहले मुझे क्या है, मुझे इस कनेक्शन फाइल पे कंस्ट्रक्टर की जरूरत है, कनेक्शन की जरूरत है, ताकि मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करके कोड को एग्जीक्यूट कर सकूं। तो इसके लिए देखो क्या है, इसकी कनेक्शन फाइल बंद कर लेते हैं और इसकी करंट फाइल ओपन कर लेते हैं। इसको जाते हैं, इसकी करंट फाइल को ओपन कर लेते हैं ताकि टाइप ना करना पड़े, वन बाय वन टाइप करेंगे टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो हमने इंक्लूड तो करा लिया फाइल को, परफेक्ट है, क्लास बना ली हमने। अब सबसे पहले कंस्ट्रक्ट, इसको देखते हैं, इसमें वन बाय वन आपको बताऊंगा। इसमें देखो सबसे पहला फंक्शन बनाया, पब्लिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ये कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाया मैंने क्रड क्लास का। इसके अंदर देखो मैंने लिखा पेरेंट डबल कॉलन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। देखो ये जो डबल कॉलन है इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब इसका मीनिंग क्या है, ये क्या लिखा है, देखो इसका मीनिंग ये है, पेरेंट का मीनिंग ये है कि पेरेंट क्लास यानी कि इस क्लास का कंस्ट्रक्ट फंक्शन, मतलब इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि भैया डीबी कनेक्ट में जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो पूरा का पूरा समझो, उसके अंदर जो कोड है एज इट इज यहाँ पर आ गया। मतलब आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर आप यूज कर रहे हो। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कनेक्शन की जरूरत है ताकि मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पाऊँ। ये पहला फंक्शन हो गया ताकि यहाँ पे कनेक्शन मिल जाए हमें। अब आ जाते हैं हम इंसर्ट पे। ये नंबर ऑफ फंक्शन लिखे, सबसे पहले इंसर्ट देखते हैं, फिर सेलेक्ट वगैरह आपको बताऊंगा। इंसर्ट फंक्शन बना रखा है यहाँ पे, देखो एक चीज कॉन्सेप्ट पे बना रखा है, मैं एक बार समझा देता हूँ। वैसे मेरी एडवांस वाली वीडियो में है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा दूँ। सबसे पहले फंक्शन बनाने का पर्पस क्या होता है, देखो फंक्शन बनाने का पर्पस ये होता है कि जो काम मैं बार बार कर रहा हूँ वो काम मेरे को बार बार ना करना पड़े। भाई एग्जांपल, हम इंसर्ट की क्वेरी ऐसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और कॉलम से मान लो कॉल फॉर, ऐसे कॉलम्स का नाम, वैल्यूज val1 val2 val3, ये हो गया। इस तरीके से हम लिखते हैं जब भी कोड करते हैं इंसर्ट कर। अब इसमें देखो दिक्कत क्या है कि अगर आपके पास 3-4 फॉर्म है अलग अलग तरीके के, एक फॉर्म है जिसमें 3 इनपुट है, दूसरा फॉर्म है जिसमें 5 इनपुट है, तीसरा फॉर्म है जिसमें 10 इनपुट है, ऐसे अलग अलग फॉर्म अलग अलग इनपुट के, उनको आपको स्टोर करना है। उसके लिए आप क्या करोगे भाई, हर बार ये इंसर्ट की क्वेरी लिखोगे। तो वो क्या है ना, देखो 2-4 जगह इंसर्ट की क्वेरी लिखने में चलो लिख देगा बंदा, लेकिन अब हमें पूरा प्रोजेक्ट ही बनाना है, एडमिन पैनल बनाना है,
फ्रंट का कोड लिखना है, पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बार बार इंसर्ट का कोड, सेलेक्ट का कोड लिख रहे हैं, तो वो एक सही तरीका नहीं हुआ, मैनेजेबल कोड नहीं हुआ, वो कोड लेंथी हुआ। तो उसको हम शॉर्ट करने के लिए, रीयूजेबल बनाने के लिए यूज करते हैं फंक्शन। फंक्शन का काम होता है आपके कोड को रीयूजेबल बनाना। कैसे बनाएंगे? देखो, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बार बार कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स बार बार चेंज हो सकते हैं, कहीं 2 होंगे, कहीं 4। तो कॉलम्स को रीयूजेबल और वैल्यूज को रीयूजेबल करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर एरे। यूज करेंगे एरे। एरे का काम होता है वैल्यूज को, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना, और हम यूज करेंगे यहाँ पे एसोसिएटिव एरे, जो कि कॉलम और वैल्यू को स्टोर कर सके। ठीक है, अब देखो, अब इस इंसर्ट फंक्शन को समझने के लिए हम इसको यूज करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या लिख दिया। तो एक फाइल बना लेते हैं जहां पर इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप से कोई भी फॉर्म ले लेते हैं, बूटस्ट्रैप 5 पे जाते हैं, और यहाँ से हम फॉर्म का डिजाइन ले लेते हैं कोई भी। फॉर्म का डिजाइन ले लिया, इसको हम सेव कर देते हैं इंक्लूड से बाहर। मैंने इसको सेव कर दिया ऐड डेटा के नाम से, ऐड डेटा डॉट। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया ऐड 1। तो मैं आपको एक दो और फाइल बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि ये है क्या। फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया मेथड पोस्ट, मेथड पोस्ट। अब हमें देखो कॉलम देख लेते हैं क्या क्या सेव, क्या करवाना है। हमें सेव करवाना है नेम, ईमेल, फोन, मान लो 3 डेटा कराना, कोर्स प्राइस को छोड़ के हटा लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये फोन, नेम हो गया हमारा, ये इसको ये हो गया ईमेल, और ये हो गया हमारा फोन, मोबाइल, एंटर, मोबाइल। उसके बाद हो गया आपका टाइप सबमिट, नेम सब। ठीक है, ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया। और यहाँ पर हम बना बना कोड लेते हैं, क्यों लिखना है, इसी को समझा देता हूँ आपको मैं। क्योंकि अगर हम लिखेंगे वन बाय वन, काफी टाइम लग जाएगा, तो इसी से मैं आपको समझा देता हूँ। स्पेस हटा देते हैं। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने क्रड क्लास को यहाँ पे इंक्लूड करा, ताकि मैं उसके फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस कर सकूँ। दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रूल है ये, कि जब भी आप कोई क्लास बनाते हो, उस क्लास का वेरिएबल, फंक्शन, आपको जो भी एक्सेस करना है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे न्यू क्रड, क्रड क्लास के यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना, ताकि मैं इस क्लास के फंक्शन और वेरिएबल को एक्सेस कर सकूँ। फिर मैंने लिखा इनसेट डॉलर पोस्ट सबमिट, और देखो मैंने एरे बनाया, मैंने लिखा नेम, नेम में क्या सेव होना चाहिए, ये सेव होना चाहिए। अभी फिलहाल मैं इसके स्ट्रिंग को हटा लेता हूँ, फिर बात करते हैं। तो मैंने सेकंड लाइन पे लिखा ईमेल। ये देखो, इस तरफ जो मैं लिख रहा हूँ, ये है मेरे टेबल जो है डेटाबेस में, उसके कॉलम का नाम, ये चीज नेम, ईमेल, फोन। और यहाँ पे मैं वो रख रहा हूँ जो मेरे को इनपुट से मिलेगा। इनपुट मेरे ख्याल से मैंने नाम दिया है, मोबाइल दिया है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मोबाइल।
तो देखो मैंने एक एरे बना लिया, एसोसिएटिव एरे। इससे क्या होगा, मेरे को कॉलम भी मिल जाएंगे और वैल्यूज भी मिल जाएंगे कि भाई कितने कॉलम है और उन कॉलम की क्या वैल्यूज है। अब देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल करा दिया, डॉलर CRUD ऑब्जेक्ट के थ्रू इंसर्ट फंक्शन। मैंने इसे बताया कि भाई ये डेटा लेके जाना है और इस टेबल में लेकर जाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर कि हो क्या रहा है। देखो डेटा के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी, कॉलम और वैल्यू ऐसे अरेंज नहीं होगी, वो हम करेंगे भी, ये चीज हमें मिल जाएगी, टेबल का नाम हमें मिल गया। मतलब जो बार बार चेंज हो रही थी चीजें, जैसे कि टेबल नेम बार बार चेंज होगा डेटा इंसर्ट कराते समय, कॉलम और वैल्यूज बार बार चेंज होंगे, ये चीज हमें फंक्शन में मिल गई। इस फंक्शन का काम है इन चीजों को अरेंज करके और एग्जीक्यूट करना। तो देखो एसोसिएटिव अरेंज से जब भी आपको कॉलम और वैल्यू निकालना है तो हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं। तो फॉर ईच लूप में मैंने लिखा डॉलर डेटा, जिसमें सारा डेटा है। मैंने लिखा डॉलर दिस कॉलम। और डॉलर दिस कॉलम लिखने से पहले क्या है, मेरे को यहाँ पे वेरिएबल बनाना होगा। तो मैं ये वेरिएबल जो बनानी है वो ये लिखता हूँ। ये मैंने वेरिएबल बना लिया, पब्लिक कॉलम्स, पब्लिक वैल्यूज, पब्लिक कॉलम, पब्लिक। और देखो मैंने लिखा कि डॉलर डेटा में जो भी आपको की मिल रही है, यानी कि कॉलम का नाम मिल रहा है, उसको आप यहाँ रख दो, और जो वैल्यू मिल रही है उसको आप इसमें रख दो। देखो यहाँ पे मैंने यूज किया है टर्नरी ऑपरेटर। जब भी आप ऐसे देखोगे ना, क्वेश्चन मार्क और ये सिंबल, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं इफ और इसको बोलते हैं एल्स। तो मैंने यहाँ लगाया क्या, देखो मैंने लिखा कि डॉलर दिस कॉलम्स, यानी दूसरा वाला वेरिएबल कॉलम्स। तो मैंने लिखा डॉलर दिस कॉलम्स इक्वल इक्वल टू ब्लैंक। अगर कॉलम्स ब्लैंक है तो कुछ मत करो, रहने दो। और नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या करा, कॉलम्स के अंदर कॉलम को रख दिया। मतलब कॉलम्स वेरिएबल में सबसे पहले एक कॉलम स्टोर हो गया। सेकंड टाइम जब चेक करेंगे तो वो कॉलम जो ब्लैंक नहीं है, वो क्या करेगा, कोमा ऐड कर देगा। मतलब ये जो लॉजिक लिखा, इस लॉजिक को लिखने का पर्पस सिर्फ इतना है, ये इस तरीके से कॉलम और वैल्यू को अरेंज कर देगा। इस तरीके से कॉलम 1 कोमा कॉलम 2, इस तरीके से पैटर्न बना देगा मेरा, कॉलम के लिए भी वैल्यूज के लिए। लूप से बाहर आ गए हम। मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद आपके जितने भी कॉलम्स हैं वो जो कि यहाँ अरेंज हुए, उसके बाद जो भी वैल्यूज अरेंज हुई। अब देखो यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग है अगर हम नॉर्मल से कंपेयर करें तो। नॉर्मल कोर पीएचपी में जो है विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हम लिखते थे MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और फिर उसके अंदर हम लिखते थे कनेक्शन वेरिएबल का नाम और क्वेरी वेरिएबल का नाम, कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट कर। लेकिन यहाँ में क्या लिख रहा हूँ, डॉलर दिस कनेक्शन। अब देखो ये जो कनेक्शन लिखा ना, ये कोई प्रीडिफाइंड नहीं है, ये आपका ये वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल। जो नाम आप दोगे यहाँ पे वही नाम आपको यहाँ देना है। मैंने लिखा भाई ये मेरा कनेक्शन वेरिएबल है। क्वेरी, एक क्वेरी इसका बना बनाया फंक्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी का, जिसका काम है गिवन क्वेरी को, जो इसको क्वेरी दी जाएगी उसको एग्जीक्यूट करना। तो देखो सब कुछ सेम था। अगर आप इससे कंपेयर करोगे ना एडवांस CRUD यूजिंग फंक्शन, एकदम लॉजिक वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कोड लिखने के तरीके मैंने क्या चेंजेस करे, मैंने यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल इसलिए डॉलर दिस लगा दिया, और यहाँ पे MySQL अंडरस्कोर क्वेरी की जगह मैंने डॉलर दिस कनेक्शन क्वेरी लिख दिया। ये सिंपल सा डिफरेंस है। तो एक बार इन्हें से प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि भाई इतना लिख तो दिया, डेटा इंसर्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। लोकल होस्ट PHP प्रैक्टिकल वर्क CRUD यूजिंग एड डेटा। जवाब दे दिया।
ये कह रहा है कि ये crud.php मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे मैंने पाथ गलत लिखा है। कॉपी पेस्ट में ये कॉमन बात है, तो जब भी आप कॉपी पेस्ट करें तो थोड़ा देख कर करें। अब देखो रन हो गया। अब इसको जरा हम सेव करके देख लेते हैं कि भाई डेटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबमिट। ठीक है, ये एक पेज रीडायरेक्ट हो रहा है, इसको आप इग्नोर करो, यहाँ आ जाओ ब्राउज पे। देखो डेटा परफेक्ट स्टोर हो रहा है। अब रही बात रीडायरेक्शन की, कोई बात नहीं, अभी हम पेज बनाएंगे सिलेक्शन का तो ये ठीक हो जाएगा यार। तो देख रहे डेटा इंसर्ट कराने के लिए देखो ये जो कोड है ना रीयूजेबल हो गया। कैसे रीयूजेबल हो गया, मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। देखो ये तो एक टेबल का हो गया, मैंने क्या करा, एक टेबल और बना दी। यहाँ पे मैंने टेबल बना दी इंक्वायरी, जिसमें मैंने कॉलम बना दिए नेम, ईमेल, मोबाइल, मैसेज, आईडी। ये 5 कॉलम बना दिए। लिख दिया आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और मैंने लिख दिया नेम, ईमेल, मोबाइल, मैसेज। और फिलहाल देखो मैंने सबको टेक्स्ट कर लिया। आप सही से डेटा को चूज कर लेते हैं, फिलहाल टेक्स्ट कर लिया और सेव। अब देखो मैं चाहता हूँ मेरे को ना इसमें भी डेटा इंसर्ट करना इंक्वायरी। अब ये तो फॉर्म के लिए है, मैंने क्या करा, इसी को सेव एज कर दिया ऐड डेटा 1 के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको कॉपी किया, नेम, ईमेल, मोबाइल, मैसेज, कोमा लगाकर एक फील्ड और ऐड कर, और यहाँ हो गया मेरा मोबाइल, और ये हो गया मेरा मैसेज। तो देख रहे हो कि मैंने कहीं कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ एक कॉलम ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखी मैसेज, और नीचे आप क्या करो, नीचे एक फील्ड और बना दो। नीचे एक और फील्ड बना दी, मैसेज के नाम से एक फील्ड और बना दी, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बना देता हूँ। टेक्स्ट एरिया क्लास फॉर्म कंट्रोल नेम मैसेज टेक्स्ट। ठीक है, मैसेज के नाम से है। और इसको मैंने कर दिया ऐड टू, टाइटल मैंने चेंज कर दिया। ये हमारा फॉर्म हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने बोल दिया के लिए इसको ना इंक्वायरी में सेव करो। तो देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि भैया इस टेबल में सेव करना है, और डेटा चेंज कर दिया कि मेरे को 4 कॉलम करना है। कहीं कोई लॉजिक नहीं छेड़ा मैंने। और एक बार करके देख लेते हैं। मैंने कर दिया ऐड डेटा 1, और मैंने डेटा फिल किया यहाँ पर, लिखा टेस्ट। रीडायरेक्ट होने दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्राउज कर देख रहे हो। तो देख रहे हो अब मैं जितने मर्जी फॉर्म बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोड मेरा रीयूजेबल हो गया। मेरे को बार बार वो लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, बार बार मेरे को इंसर्ट की क्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं, काम खत्म। और वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में लिखा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में कोड लिखने का मतलब ये होता है कि उस कोड को आप आसानी से स्केल कर सकते हो। मतलब इन फ्यूचर अगर कोई फंक्शन आपको एड ऑन करना पड़ा तो आपका पूरा कोई प्रोग्राम नहीं बिगड़ेगा। लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ज्यादा जोर इसलिए देते हैं कंपनी वाले, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जो कि स्केलेबल हो। इन फ्यूचर अगर कुछ एड ऑन करना हो तो आसानी से हो जाए, ऐसा ना हो कि ये हिल जाएगा जी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कुछ। तो ये परफेक्ट हो गया हमारा इंसर्ट का। अब आगे चलते हैं अपने सिलेक्शन की तरफ। डेटा सेलेक्ट कैसे कराया जाए। तो डेटा सेलेक्ट कराने के लिए एक ऑलरेडी फंक्शन है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल डेटा। तो ये इंसर्ट के बाद मैंने फंक्शन बना दिया सेलेक्ट ऑल डेटा। देखो इसका जो कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आप सीखना चाहते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि वीडियो को आप सही से देखें और एक एक चीज खुद से कोड करें, तब आप ये सीख पाएंगे। क्योंकि एक यूनिक है ये कोड, ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा नहीं, ये यूनिक है। ये एक प्रोफेशनल कंपनी का कोड है कि कैसे लिखा जाता है।
तो देखो मैंने यहाँ लिख के फंक्शन बनाया सेलेक्ट ऑल डेटा, जिसमें मैं टेबल का नाम दे रहा हूँ कि इस टेबल का सारा डेटा निकाल कर ले आओ। ठीक है, देखो क्वेरी लिखी और यहाँ एग्जीक्यूट कराने का तरीका बदल गया, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसमें टेबल बना लेते हैं हम। तो टेबल ले लेते हैं यहाँ से, टेबल यहाँ से ले लेते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ लिस्टिंग के नाम से, लिस्टिंग डॉट पीएचपी। और यहाँ मैंने लिख दिया लिस्टिंग वन, क्योंकि दो लिस्टिंग है ना, ये लिस्टिंग वन के नाम से। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया लिस्टिंग वन। पैराग्राफ हटा देता हूँ और देखो लिस्टिंग वन में हमारे पास क्या है, फॉर्म वाली टेबल में नेम ईमेल फॉर्म, तीन चीज है। नेम है, ईमेल है और मोबाइल है, तीन डेटा है। तो बाकी की रोज को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो इस रो को मुझे रिपीट करना है। इस रो को रिपीट करने के लिए हम करते क्या थे, यहाँ पे क्वेरी लिखते थे। अगर हम नॉर्मली लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फॉर्म इस तरीके से, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ हम क्वेरी नहीं लिख रहे, यहाँ पे हम क्वेरी नहीं लिख रहे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम सिंपल इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट बनाकर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मैं इसी का कोड ले लेता हूँ ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। लूप को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। हमारा लूप बंद हो गया और ये सारा डेटा ले आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं डॉलर डेटा ये, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ईमेल, देख लेते हैं मोबाइल है या फोन है, ईमेल फोन। अब ये एरर देगा, कहेगा कि भैया ये तुमने ऑब्जेक्ट बनाई ये है का, तो इसको इंक्लूड करा देते हैं। तो ये एरर देगा, बोलेगा ये फाइल तो बताओ कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो बना दी है, तो बता दिया कि ये इंक्लूड फोल्डर में है और करंट डॉट पीएचपी नाम से। एक बार चेक कर लेते हैं, लिस्टिंग डॉट पीएचपी आ गया डेटा, लिस्टिंग डॉट पीएचपी में हमारा डेटा आ गया। इसी में हम क्या करते हैं, एडिट और डिलीट का ये कॉलम बना देते हैं ताकि एडिट और डिलीट भी देख सके कैसे होता है। एडिट डिलीट, यहाँ पे दो टीडी बना देते हैं, टीडी अच्छा आई विल एडिट डिलीट। इसके अंदर हमने पेज बना लेंगे। अभी हमने एक एडिट के नाम से लिखा एडिट डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क एडिट आईडी, और आईडी भेज देते हैं उसको डॉलर डेटा आईडी। ठीक है, ये हो गया एडिट का। डिलीट का कोड हम यही लिखेंगे, तो मैंने लिखा लिस्टिंग डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क डेल आईडी को डॉलर डेटा आईडी। ठीक है, डेल आईडी हो गया। तो सबसे पहले डिलीट का कोड देख लेते हैं, फिर एडिट का देखेंगे।
तो डिलीट करने के लिए क्या है, हमें आपको पहले डिलीट का फंक्शन बनाना होगा। तो ऑलरेडी बना है, इसी का कोड ले लेते हैं कि दोबारा से बनाना। ये आ गया आपका डिलीट। डिलीट में भी सेम देखो वही है, हमने कोड लिख दिया और उसको एग्जीक्यूट करा दिया डॉलर दिस कनेक्शन क्वेरी से। तो इसको कॉल करवा लेते हैं। इसको कॉल करवाने के लिए क्या करना होगा आपको, इसी का कोड ले लेते हैं, कुछ नहीं करना। हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि डेल आईडी मिल रही है कि नहीं। अगर मिल रही है तो ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर क्या करो, डिलीट फंक्शन कॉल कराया कि भैया ये वाली टेबल है और ये आईडी है, डिलीट कर दो। और उसके बाद यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दो। तो हम इसी का कोड ले लेते हैं और पेस्ट कर दिया यहाँ। देखो अगर टाइप करने बैठा हूँ तो बहुत लंबी वीडियो खींच जाएगी, इसलिए मैं टाइप नहीं कर रहा। ठीक है, तो वही चेक करके देखो। डिलीट तो हो गया लेकिन रीडायरेक्शन गलत हो गई, क्योंकि लिस्ट इस टाइप में। वो चेक कर लेते हैं डेटाबेस में डेटा डिलीट हुआ, डेटा डिलीट हो गया। पर लेकिन देखो मैं अब चाहता हूँ कि ऐसे में डेटा डायरेक्ट डिलीट ना हो, वो पहले पूछे कि डेटा डिलीट करना है कि नहीं करना। मैं क्या करता हूँ, देखो दोबारा से डेटा डालता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, डिलीट करते समय हर डिलीट को आपको लगाना है, डायरेक्ट डिलीट ना हो जाए। आपको क्या करना है, यहीं पे HREF में लिखना है ऑन क्लिक रिटर्न कंफर्म। और यार जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, मैंने लिख दिया डू यू वांट टू डिलीट दिस। अब क्या होगा, डेटा डिलीट करने से पहले ना पूछेगा कि डेटा डिलीट करना है कि नहीं करना। मैंने कैंसिल कर दिया तो नहीं होगा, अगर मैं ओके कर दूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिलीट। अब बात करते हैं एडिट की, एडिट कैसे किया जाए। तो देखो एडिट करने के लिए आपको दो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। पहला फंक्शन जो उस आईडी का डेटा लेकर आए, ताकि हम दिखा सके कि हाँ भाई पहले ये डेटा फिलअप था। उसके बाद दूसरा फंक्शन अपडेट करने का, कि अगर मैं डेटा में चेंजेस करके सबमिट बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा डेटा अपडेट होना चाहिए। उसके लिए हम कॉपी कर लेते हैं इसके दो फंक्शन। पहला तो अपडेट फंक्शन, कॉपी। अपडेट फंक्शन को मैंने इससे पहले लिख दिया। उसके बाद बाय आईडी वाला फंक्शन दिया, सेलेक्ट बाय आईडी, सेलेक्ट बाय आईडी। तो अब करना क्या है आपको, जो ऐड वाला है उसी के कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, ऐड डेटा, इसी के कॉपी बना दी मैंने एडिट के नाम से। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ सबसे पहले इसको चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया एडिट 1, पहले वाले को एडिट कर दे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले डेटा लेकर आना है। तो ऑब्जेक्ट तो बन ही गया, यहाँ पे आप डेटा ले आओ। तो यहाँ पे डॉलर एडिट डेटा, डॉलर CRUD को डेटा लाने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, आईडी निकालनी पड़ेगी जो हमें डॉलर गेट से मिलेगी। यहाँ पे लिख दिया डॉलर एडिट आईडी, डॉलर अंडर इसको गेट। गेट में हमें क्या मिलेगा, गेट में हमें मिलेगी एडिट आईडी। लिख दिया एडिट आईडी। जब एडिट आईडी मिल जाए तो करना क्या है, CRUD से सेलेक्ट बाय आईडी फंक्शन को कॉल करना है, जिससे टेबल और आईडी लेनी है। तो बोल दिया भैया देखो इस टेबल पे जाना, फॉर्म टेबल पे, और ये आईडी लेके जाना है एडिट। और इस फंक्शन में देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि इस टेबल में जहाँ पर आईडी मैच हो उसका क्या करेगा, MySQL पेज आएगा, मतलब पूरा पूरा एरे रिटर्न कर देगा। तो ठीक है, एरे रिटर्न कर देगा। तो इसमें आ गया एरे, प्रिंट कर लेते हैं। नीचे लिखा वैल्यू
इको डॉलर एडिट डेटा नेम, इसके बाद मैंने इसे कॉपी किया, के बाद ईमेल, मोबाइल हो गया आपका ईमेल, मोबाइल, ईमेल, मोबाइल। चेक कर लेते हैं एक बार। नेम ईमेल मोबाइल में बुरा मान गया इसमें, क्योंकि कॉलम का नाम जो है ना हमारा वो है फोन। ईमेल, ठीक है, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि भाई हमें डेटा मिल गया। अब सबमिट करने के बाद क्या होना चाहिए, डेटा अपडेट होना चाहिए। ठीक है, चले जाओ ऊपर, सबमिट होने पे क्या आपको डेटा तो मिल ही रहा है, यहाँ आप क्या कर दो, अपडेट फंक्शन यूज कर दो। अब अपडेट में से क्या चाहिए, अपडेट में इसको चाहिए डेटा चाहिए, टेबल चाहिए और आईडी चाहिए। ठीक है, डेटा मिल गया, टेबल मिल गया, आईडी दे देते हैं इसे। आईडी क्या है हमारे पास, ये आईडी, सॉरी आईडी हमारे पास ये है, एडिट आईडी। मैंने बता दिया कि भैया देखो ये आईडी है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, इसकी एरिया से देखो परफेक्ट अपडेट। आपको दूसरे वाले एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ, ये मैंने आपको पहले वाले पे दिखाया ऐड डेटा वाले पे, एक बार और दिखाता हूँ करके, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि अच्छा कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और फाइल बना लेता हूँ मैं, इसको मैं नाम देता हूँ लिस्टिंग टू नाम। इसमें क्या करेंगे, दूसरी टेबल का डेटा लिस्ट। तो उसके लिए मैंने लिख दिया इंक्वायरी टेबल से सारा डेटा दिया। देखो बस सिर्फ मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं लिखना, लॉजिक बना बनाया। एक कॉलम ऐड कर दिया, तो ये ऐसे मैसेज भी दिखाना है, एक कॉलम ऐड कर दिया मैसेज का, कुछ नहीं, आप कॉपी कर लो, ये मोबाइल मैसेज। ठीक है, बस इतना सा करने से देखो, अगर हम चेक करें मेरे यहाँ लिखा लिस्टिंग, क्या कराइए, अच्छा नेम ईमेल मोबाइल मैसेज। अगर सिर्फ तो सिर्फ टेबल का नाम चेंज किया, परफेक्ट, कोई कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, कोई क्वेरी बार बार। ये तो हो गया लिस्टिंग। अब इसका डिलीट बनाना है हमें, इसी पेज पर लिखना है कोड, मैंने लिख दिया लिस्टिंग टू पर जाओ, डिलीट आईडी ये रहेगी, डिलीट आईडी रिसीव हुई, इसे मैंने कह दिया कि कहाँ से डिलीट करना है, इंक्वायरी टेबल से डिलीट करना। इसे क्या है हमने बता दिया कि कहाँ से डिलीट करना है, इंक्वायरी टेबल से। और कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए, रिडायरेक्ट होना चाहिए लिस्टिंग ऊपर, तो लिस्टिंग ऊपर रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, डिलीट करके देखते हैं, तो परफेक्ट डिलीट हो गया। और एंटर कर लेते हैं डेटा, डेटा और एक तो डेटा हो रहा है, ये रिडायरेक्ट गलत है, इसको लिस्टिंग टू पर रिडायरेक्ट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ठीक है, दो डेटा हमारे पास हो गया। अब क्या है, इसे एडिट हम करके देख सकते हैं। तो एडिट के लिए क्या है, एक पेज बना लेते हैं हम। मैं क्या करता हूँ, ये जो ऐड डेटा वन है इसी की कॉपी, जो ऐड है ना उसी की कॉपी बनानी है।
मैंने इसको नाम दे दिया edit1 में मैंने इसको नाम दे दिया edit2 नाम दिया। अब लिस्टिंग 2 पे आ जाओ, यहाँ पे नाम बदल दो, लिख दिया भैया edit2 पे जाओ, edit2 पर आएगा, यहाँ पे हमें एडिट का कोड लिखना है, एडिट का कोड लिख लेते हैं, क्या को पेस्ट करने वाला देखिए, मैं लिख दिया $edit id $_get edit id, तो id मिल गई हमें, लिखा $edit data डॉलर, तो फंक्शन के थ्रू टेबल ऑफ डेटा लेके आना है तो ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, लिखा $select data by id, select data by id, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए टेबल और आईडी, ठीक है, मैंने बोल दिया भैया देखो इंक्वायरी टेबल पे जाओ और ये आईडी लिखा जाए, ठीक है, ये डेटा ले आएगा यहाँ पर, अब इसको प्रिंट करना, लिखा वैल्यू डॉलर डेटा नेम, इसी को मैंने कॉपी कर दिया, नाम बदल देंगे अभी, मोबाइल, इसको मैंने कर दिया मोबाइल, इसको मैंने कर दिया ईमेल। अब हमारा मैसेज, तो मैसेज में तो लिखना पड़ेगा, लिखा PHP इको $edit data मैसेज, चेक कर लेते हैं एक बारी से आउटपुट को, ठीक है, परफेक्ट है, डेटा हमारा सारा आ गया है। अब क्या होना चाहिए, सबमिट करने पर अपडेट होना चाहिए, ठीक है, सबमिट करने पे डेटा तो मिल ही रहा है हमें, बस हमें क्या करना है, चेंज करना है क्वेरी, मैं लिख दिया अपडेट, अपडेट में क्या चाहिए था, मेरे ख्याल से डेटा चाहिए, टेबल चाहिए और आईडी चाहिए, मैं लिख दिया $edit, चेक कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेट देखते हैं, और इसको भी एडिट करके देख लेते हैं, परफेक्ट एडिट हो रहे हैं दोनों डेटा। तो देख रहे हो बेनिफिट, देख रहे हो कि भाई जो फंक्शन मैंने एक बार बना दिया ना, मेरे को कोड नहीं लिखना पड़ रहा बार बार, क्वेरी नहीं लिखनी पड़ रही, इंसर्ट इनटू या फिर सेलेक्ट स्टार, कोई क्वेरी नहीं लिख रहा मैं बार बार, एक बार फंक्शन बना दिया तो बना दिया। इसमें देखो एक फंक्शन था जो मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, लास्ट वाला फंक्शन था हमारा एस्केप स्ट्रिंग, इस फंक्शन को भी समझा देता हूँ मैं, तो इतना हुआ तो एक फंक्शन और सही, और काफी यूजफुल फंक्शन है, ये जरूर होना चाहिए। इस फंक्शन का देखो काम क्या है, ये फंक्शन जो है ना आपका रिलेट करता है वैलिडेशन टॉपिक से, एस्केप स्ट्रिंग, क्योंकि वैलिडेशन में क्या होता है, हम डेटा को तो वैलिडेट करते हैं और उसमें हमारा ये भी होता है कि डेटा फिल्टर होकर आए, हमारे पास कोई स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह ना आए डेटा के। तो जब आप चाहते हो कि डेटाबेस में डेटा फिल्टर होकर सेव हो, हमने फॉर्म वैलिडेशन में PHP के फंक्शन पढ़े थे, वो अलग चीज है, मैं चाहता हूँ कि जब भी डेटाबेस में मेरा डेटा सेव हो तो वो फालतू के कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स हटाकर सेव हो, तो उसके लिए MySQL का अपना फंक्शन होता है रियल एस्केप स्ट्रिंग, कोर PHP में होता है MySQLi अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर एस्केप, MySQLi रियल एस्केप अंडरस्कोर स्ट्रिंग, मतलब MySQLi जुड़ जाता है, मेरे को क्लियर याद नहीं क्या लिखते हैं,
और इसमें क्या होता है, MySQL हट जाएगा बस। इस फंक्शन को यूज करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका डेटा फिल्टर हो जाए। अगर डेटा डेटाबेस में सेव हो तो कोई स्पेशल सिंबल के साथ सेव ना हो, वो रिमूव हो जाए। कैसे यूज करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऐड ऐड फंक्शन को एंड डेटा को ओपन कर देते हैं। यहाँ आपको लिखना है डॉलर और अपना फंक्शन का नाम स्टेट स्ट्रिंग और इसके अंदर आपके डेटा ऐसे सब तक कर देते हैं। देखो इसको करने से सिर्फ ये होगा कि आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा। तो एक बार एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इस वीडियो में सीखा है। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, क्लास बना। क्लास बनाने का पर्पस ये होता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस का एक ग्रुप बना दिया। ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट का रोल ये था कि ये मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल है कि जब भी आप क्लास में कोई भी फंक्शन या वेरिएबल आप बनाते हो तो उसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल फंक्शन को तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं इंक्लूड करा के ये फंक्शन यूज कर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एकदम रूल है ये कि अगर आपको क्लास के अंदर का कोई भी फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब आप उसको यूज कर सकते हो। थर्ड नंबर टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन है, इसको मैजिक मेथड भी बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मैजिक मेथड में क्या होता है ना, और भी फंक्शंस हैं तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख लेना। मैजिक मेथड्स, मैजिक मेथड्स का मतलब होता है ऐसे मेथड जो ऑब्जेक्ट बनाते के साथ कॉल हो जाते हैं, कंस्ट्रक्टर के अलावा और भी मेथड्स ऐसे। फोर्थ नंबर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का काम ये होता है कि एक क्लास की फंक्शनैलिटी दूसरे क्लास के साथ शेयर करना। जैसे कि यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या करा, डीबी कनेक्ट क्लास की फंक्शनैलिटी उसके वेरिएबल को करंट क्लास के साथ शेयर किया, करंट क्लास में मैंने उसे यूज किया। तो ये जो हमने चीज करी इसमें क्या यूज करा हमने, इनहेरिटेंस। फिफ्थ नंबर फीचर है आपका एक्सेस स्पेसिफायर। फिफ्थ नंबर टॉपिक एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर जो टॉपिक है इसके अंदर मैंने आपको बताया था तीन चीजें, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इसका हमने इस प्रोजेक्ट में कैसे यूज किया, हमने क्या करा कि जो डेटाबेस कनेक्शन के लिए वेरिएबल की जरूरत थी हमें, उसको हमने प्राइवेट बनाया। क्यों? क्योंकि हम श्योर थे कि ये वेरिएबल इस क्लास के बाहर यूज नहीं होगी। जब आपको श्योर होना कि भाई ये यहाँ के अलावा एक्सेस ही नहीं होगा कहीं, उसका होना भी नहीं चाहिए, तो आप उसको प्राइवेट करो। उसके बाद है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि ये वेरिएबल यहाँ यूज होना चाहिए और इसके चाइल्ड क्लासेस जितनी भी होंगी, इसको जिन क्लासेस ने इसको इनहेरिट किया होगा, मतलब आप कह सकते हो कि पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस में प्रोटेक्टेड जो है वो एक्सेसिबल होता है। इसके अलावा आप अदर क्लासेस में इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अपने इस प्रोजेक्ट में कनेक्शन वेरिएबल मैंने प्रोटेक्टेड बनाया क्योंकि उसकी जरूरत मेरे को हर जगह थी जहां जहां मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट करनी थी। ये हो गया हमारा एक्सेस स्पेसिफायर का टॉपिक। उसके बाद हमने किया था स्कोप रेजोल्यूशन, तो बात हुआ था। उसके बाद हमने करा फंक्शन।
फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखो मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, एडवांस क्रड यूजिंग फंक्शन। उस वीडियो को देखकर आप ये करोगे ना तो आपको बिल्कुल इजी लगेगी, ये वीडियो बिल्कुल ही इजी लगेगा। देखो फंक्शन का काम ये होता है कि कोई भी वर्क जो आपको लग रहा है कि यार ये काम तो बार बार करना पड़ेगा, तो जो काम आपको बार बार करना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन बनाने का पर्पस होता है कि अपने कोड को रीयूजेबल बनाना है, कि हम जितनी मर्जी बार उस कोड को यूज कर सकते। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ फंक्शन बनाए, इंसर्ट फंक्शन, अपडेट फंक्शन, डिलीट, सेलेक्ट बाय आईडी, नंबर ऑफ फंक्शंस बनाए ताकि हमें बार बार क्वेरी ना लिखनी पड़े। तो ये हो गया हमारा फंक्शन टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया हो। फंक्शन का सिंपल सा फंडा है कि अपने कोड को रीयूजेबल बनाना है, कि एक बार लिख दिया तो लिख दिया, बार बार ना लिखना। और कंपनी वाले यही सब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि ऐसा ना हो कि एक प्रोजेक्ट में कुछ लॉजिक्स लगाए, वही चीज दोबारा लिख रहा हूँ मैं, लिखना ना पड़े, टाइम बचना चाहिए। उसके बाद हमने करा एरे। एरे क्या है? एरे एक वेरिएबल है जो कि मल्टीपल डेटा को रखता है। अब इसमें क्या है, इसमें दो तरह के एरे हैं, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे। बाकी अदर प्रोग्रामिंग में आप देखोगे ना, जल्दी मैच करोगे तो इंडेक्स्ड एरे होता है, एसोसिएटिव नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन पीएचपी में क्या एसोसिएटिव एरे है, तो उसका फायदा हमने क्या उठाया यहाँ पर? उसका फायदा हमने ये उठाया कि फंक्शन के अंदर हमें करना क्या था कि इस वाले को इस तरीके से मैनेज करना था कि बार बार ये चीज ना लिखनी पड़े। अब इस क्वेरी में देखो क्या है, कॉलम और वैल्यूज, ये दो चीजें क्या है, बार बार चेंज होंगी, कॉलम और वैल्यूज, ये बार बार चेंज होंगी। इसके लिए हमने क्या करा, एसोसिएटिव एरे का यूज किया, क्योंकि एसोसिएटिव एरे में एक तरफ हम की को रख सकते हैं, कॉलम को, और एक तरफ हम वैल्यू को रख सकते हैं। तो हमने क्या करा अपने इस प्रोजेक्ट में जो हमने करा अभी, इसमें एक तरफ हमने क्या करा, कॉलम के नाम को रखा, जो मेरे टेबल के कॉलम्स हैं उनके नाम को रखा, और दूसरी तरफ हमने क्या करा, उसकी वैल्यूज है कि भाई इस वाले कॉलम में ये चीज स्टोर कर। तो ये काम हो गया हमारा एसोसिएटिव एरे से। उसके बाद है हमारा फॉर ईच लूप। देखो फॉर ईच लूप जो है, इसकी जरूरत हमें जब पड़ती है जब हमें एसोसिएटिव एरे में से सारा डेटा निकालना हो। मतलब जब भी आपको डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिले, एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में मिले, तो हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं। तो हमारे जो इंसर्ट फंक्शन है हमारा, उसमें कॉलम और वैल्यूज निकालने के लिए हमने यूज किया है फॉर ईच, क्योंकि हमें एसोसिएटिव एरे में वैल्यू मिली। उसके बाद है आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यूज किया था पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए। जैसे ये जो चीज है ना आपका, ये पहचान है इसकी, ये जो डबल कॉलन है ये पहचान है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो अपने इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, इस ऑपरेटर का यूज करके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर हमने यूज किया। ये हो गया हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये टॉपिक्स देखो हमने इसमें कवर किए हैं, और ये जो अपना टॉपिक है, ये जो अपना प्रोजेक्ट है क्रड यूजिंग पीएचपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है प्रोफेशनली जब भी हम एडमिन पैनल बनाते हैं या किसी भी वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, या फिर भी आपको कोई सजेशन है या कोई मिस्टेक हुई है इस वीडियो में मेरी तरफ से, तो आप वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे को सजेस्ट करें कि हाँ ये आपने गलत बता दिया या फिर ये चीज़ इसमें और होनी चाहिए। उसको मैं ज़रूर ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने की। थैंक यू।